हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को पढ़ा था एंड आई होप कि आपको वो टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस के अगले पार्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या गतिशील भविष्यकाल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान देखते हैं कि इसके हिंदी के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर वाक्य के लास्ट में या अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब आ रहे हों तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या गतिशील भविष्य काल का ही होगा। तो ये तो हो गई हिंदी पहचान। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना की। इसकी वाक्य रचना क्या होती है? तो इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही रहेगी। विल बी एक वचन करता और बहुवचन करता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का ही यूज करेंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है हम गिटार बजा रहे होंगे। तो इसके लास्ट में आ रहा है रहे होंगे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? गिटार कौन बजा रहे होंगे? हम बजा रहे होंगे। और हम को हम इंग्लिश में कहते हैं वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल बी, तो हम यहाँ पे विल बी लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया है इसमें बजाना, और बजाने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले, और इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्लेइंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेइंग। इसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हम क्या बजा रहे होंगे? हम गिटार बजा रहे होंगे, तो यहाँ पे गिटार हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिटार। तो हम गिटार बजा रहे होंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी विल बी प्लेइंग गिटार। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वह खाना पका रही होगी। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या लिखना है? हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसमें वह को हम इंग्लिश में लिखेंगे सी, तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी, तो हम यहाँ पे विल बी लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें पकाना, और पकाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक, और कुक के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा कुकिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा खाना, और खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं फूड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फूड। तो वह खाना पका रही होगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा शी विल बी कुकिंग फूड। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बाद अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी पहचान इसकी सेम ही रहती है, बस इसमें स्टार्टिंग में क्या लगता है और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले एग्जाम्पल में है क्या वह पानी पी रहा होगा, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण है क्या वह पानी पी रहा होगा। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य रचना में पहले क्या आ रहा है। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है विल, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे विल। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह को हम यहाँ पे लिख देंगे ही। इसके बाद में बी, तो डायरेक्ट बी लिख देंगे। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें पीना, और पीना को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा ड्रिंकिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रिंकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें पानी, और पानी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाटर, और इसके बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह पानी पी रहा होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बाद अब हम देखते हैं इसके WH वर्ड सेंटेंसेज, यानी जिसमें WH वर्ड आते हैं, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, उनकी जो हिंदी पहचान होती है, जो वाक्य रचना होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके सेंटेंसेज को पहचाना कैसे जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेज में लास्ट में हमेशा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में क्वेश्चन मार्क आता है और इसमें एक WH वर्ड जैसे कि कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कितना जरूर आएगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्यों रो रही होगी, तो इसके लास्ट में रही होगी के साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और इसमें एक WH वर्ड आ रहा है क्यों। इसका मतलब कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के WH वर्ड सेंटेंसेज का वाक्य है। ये तो बात हो गई हिंदी पहचान की। अब हम बात करते हैं वाक्य रचना की कि इस टेंस की वाक्य रचना क्या होती है। तो इसकी वाक्य रचना होती है सबसे पहले WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, वह क्यों रो रही होगी। जैसे कि हमने पहले बात की कि इस वाक्य के लास्ट में रही होगी के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है और बीच में एक WH वर्ड आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी वाक्य रचना को देखते हैं, सेंटेंस फॉर्मूले को देखते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है। उसमें सबसे पहले आ रहा है WH वर्ड, तो इसमें WH वर्ड है क्यों, और क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाई लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं विल, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है वह, तो वह को हम लिख देते हैं सी। इसके बाद बी लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें रोना यानी कि वीप, और इसके साथ ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा विपिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विपिंग। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह क्यों रो रही होगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई विल सी बी विपिंग। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अंकित कल कहाँ जा रहा होगा। तो इसके भी लास्ट में होगा, गा के साथ में क्या आ रहा है, रहा होगा के साथ में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और इसमें बीच में एक WH वर्ड आ रहा है कहाँ। तो इससे हमें यह पता चल गया कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड सेंटेंसेज का ही वाक्य है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH वर्ड, तो हम यहाँ पे WH वर्ड लिखते हैं कहाँ यानी कि वेयर। इसके बाद हम लिखते हैं विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट है इसमें अंकित, तो हम यहाँ पे अंकित लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, क्रिया क्या है, इसमें काम क्या हो रहा होगा, जाने का। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो के साथ में ING लगा देंगे तो वो बन जाएगा गोइंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गोइंग। इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टुमारो, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अंकित कल कहाँ जा रहा होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर विल अंकित बी गोइंग टुमारो। आइए अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचाना जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा आपको मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, और इसमें आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा, नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम बेड पर नहीं सो रहे होंगे। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रहे होंगे, और इसमें आ रहा है नहीं सो रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, वह रविवार को नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें वह, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ही। इसके बाद हम लिखते हैं विल, फिर लिखते हैं नोट, और फिर लिखते हैं बी,
फिर हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है खेलना यानी कि प्ले, और प्ले के साथ में आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लेइंग। और इसके लास्ट में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हम यहां पे लिख देंगे ऑन संडे। तो वह रविवार को नहीं खेल रहा होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑन ए संडे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हम बेड पर नहीं सो रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है इसमें हम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी। इसके बाद हम लिखते हैं विल, फिर लिखते हैं नोट, और इसके बाद लिखते हैं बी। फिर हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है सोना यानी कि स्लीप, और स्लीप के साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा स्लीपिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्लीपिंग। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस पर नहीं सो रहे होंगे, बेड पर, तो बेड इसमें हमारा है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेड। हम बेड पर नहीं सो रहे होंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी विल नॉट बी स्लीपिंग ऑन द बेड। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।